Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another concept that is relating to Landmark Judgment 2020. In the last previous of Landmark Judgment series, we have already covered up to 26 judgments. In today's lecture, we will further continue from the judgment number 27 that is relating to High Court's power. High Court not obliged to frame substantial question of law if no error is found in first appellant court's finding. मान लीजिए कि लोअर कोर्ट का डिसीजन आ गया, उसको फर्स्ट अपीलेंट कोर्ट, जैसे मान लीजिए सिविल जज या जेएमआईसी का डिसीजन है, उसको जो आगे चैलेंज सेशन के सामने किया गया और सेशन के बाद वो हाई कोर्ट में सेकंड अपील डाली गई। अगर फर्स्ट अपील के टाइम पर ही अगर किसी प्रकार का एरर जो है उस कोर्ट को नजर नहीं आता, तो अब हाई कोर्ट की ये ड्यूटी नहीं बनेगी कि वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को दोबारा से फ्रेम करे। कृपाराम वर्सेस सुरेंद्र देव गौर के केस में एस नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता और अजय रस्तोगी की जज जो बेंच थी, उन्होंने कहा, ऑब्जर्व किया दैट हाई कोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू फ्रेम। अब हाई कोर्ट की ये रिक्वायर्ड नहीं है, उसका कर्तव्य नहीं बनता कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को जब वो डिसमिस कर रहा है अपील, तो वो दोबारा से फ्रेम करे। द फॉर्मुलेशन ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, अब दोबारा से सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को फॉर्मुलेट करना, दोबारा से तैयार करना और रिफॉर्मुलेट करना उसी सेम का, तो अगर मान लो क्वेश्चन पहले जो है किसी प्रकार के इश्यू में नहीं था, तो उस एब्सेंस में आप जो है उसे दोबारा फ्रेम करना रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एससी एसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 का जो अमेंडमेंट एक्ट था, उसके रिगार्डिंग मैंने लास्ट जो 2019 की सीरीज उसमें भी आपसे डिस्कस किया था कि पहले जो उसके रिगार्डिंग एक एंटिसिपेटरी बेल का जो कंसेप्ट था, उसके रिगार्डिंग अमेंडमेंट हुआ कि एंटिसिपेटरी बेल जो है एससी एसटी के एक्ट में ली जा सकती है, तो उस मामले में काफी बवाल मचा था। उसके बाद एक रिव्यू डाली गई, तो अब पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और अदर्स के केस में अरुण मिश्रा, विनीत सरन और एस रविंद्र भट्ट की जो बेंच है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपील कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी जो एससी एसटी एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2018, जिसके अंदर क्या था, एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन डाला गया था। देखिए एससी एसटी एक्ट की जब हम बात करते हैं, किसी ने एससी एसटी एक्ट के तहत अगर कंप्लेंट फाइल कर दिया, एफआईआर दर्ज हो जाता, तो उसको एंटिसिपेटरी बेल भी नहीं मिलती थी। बट क्या अमेंडमेंट के बाद अब ये प्रोविजन उसमें ऐड हो गया है। पार्लियामेंट ने ब्रॉड किया, एक अमेंडमेंट लेके आई एसटी शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए लास्ट ईयर टू नलिफाई द इफेक्ट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था डॉक्टर सुभाष काशीनाथन महाजन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के, उस जजमेंट को नलिफाई करते हुए जो है आगे ये अमेंडमेंट लेके आई। दिस जजमेंट ने क्या कर दिया, प्रोविजन के साथ वो घुल मिल गया और द अमेंडमेंट जो है वो लेटर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था और उसका फाइनल जजमेंट जो है वो पृथ्वीराज चौहान के केस में निकल के आया। नेक्स्ट जजमेंट है इंसल्टिंग अब्यूजिंग एससी एसटी पर्सन नॉट एन ऑफेंस अंडर एससी एसटी एक्ट अनलेस विक्टिम अब्यूज्ड ऑन अकाउंट ऑफ कास्ट। कि मान लीजिए नॉर्मल किसी एससी एसटी एक्ट एसटी पर्सन को किसी ने एक वैसे गाली गलौज किया, उसका अपमान किया, लेकिन उसको कास्ट से रिलेटेड कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया, तो ये नहीं माना जाएगा कि वो एक ऑफेंस है। हितेश वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के केस में एल नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता और अजय रस्तोगी की बेंच ने ये जजमेंट दिया और कहा, कोर्ट ने कहा कि इंसल्टिंग, किसी का अपमान करना, किसी को धमकाना और किसी ऐसे व्यक्ति को जो एससी एसटी एक्ट से कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो अपने आप में एक ऑफेंस नहीं हो जाएगा जब तक कि विक्टिम को की जो इंसल्ट है वो उससे संबंधित, जो धर्म जाति से संबंधित, उसकी एससी कास्ट से संबंधित, जब तक कि उसको अब्यूज ना किया गया हो। तो ये जो इस जजमेंट में कहा गया। नेक्स्ट है अंडर आर्टिकल 233 जुडिशियल ऑफिसर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डिस्ट्रिक्ट जज थ्रू डायरेक्ट कोटा। कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स है उनको डायरेक्ट कोटा के तहत जो रिजर्व कोटा एडवोकेट्स का, उन कोटे में जो है उसको डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट नहीं किया जा सकता। धीरज मोर वर्सेस ऑनरेबल कोर्ट ऑफ दिल्ली के मामले में अरुण मिश्रा, विनीत सरन और रविंद्र भट्ट के बेंच ने कहा, द कोर्ट रूल दैट जुडिशियल ऑफिसर्स कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डिस्ट्रिक्ट जज थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अंडर द कोटा। जो बाहर के कुछ मेंबर्स का कोटा था उसके तहत उनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 233 जो है वो कहता है कि ए जुडिशियल ऑफिसर रिगार्डलेस ऑफ हर और हिज प्रीवियस एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट, चाहे उसका प्रीवियस एडवोकेट का 7 साल का एक्सपीरियंस रहा हो या ना रहे हो, अगर वो प्रैक्टिस अब नहीं कर रहा है तो अप्लाई नहीं होगा। एंड कम्पीट फॉर अपॉइंटमेंट टू एनी वैकेंसी, और एनी एक ऐसी वैकेंसी जिसमें बाहर के मेंबर को स्पेशली प्रोविजंस दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट के लिए उसका कोई भी वहां पर वो कम्पीट नहीं कर सकता। हिज और हर चांस टू ऑक्यूपाई दैट पोस्ट, उसका चांस उसको हासिल करना पोस्ट को, वो सिर्फ प्रमोशन के थ्रू ही हो सकता है।
इन अकॉर्डेंस विद रूल्स फ्रेम, जो रूल्स फ्रेम किए गए आर्टिकल 234 और प्रोवाइजो 309 में, उसी के तहत उसको जो है प्रमोशन के थ्रू वो डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट पर अपॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट जजमेंट है मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज की। अब जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि जब भी वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, नामांकन पत्र फाइल करेंगे, तो वो अपने क्रिमिनल केसेस का जो रिकॉर्ड है वो वहां पर जो है मेंशन करेंगे। राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा एंड अदर्स के केस में रोहिंटन फाली नरीमन एंड एस रविंद्रा भट्ट ने के बेंच ने कहा, कोर्ट ने डायरेक्ट किया पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो अपहोल्ड करे, अपहोल्ड का मतलब अपलोड करे वो डिटेल जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड्स की कैंडिडेट जो लोकसभा के हैं और स्टेट के हैं, और कितने टाइम में करें, एज वेल एज, और वो उन इंफॉर्मेशन को न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया में 48 घंटे में जैसे उनका सिलेक्शन हो जाता है, या 2 हफ्ते के अंदर जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था, जो जल्दी है उसके हिसाब से करें। डिटेल्स ऑफ क्रिमिनल एंटीसीडेंट ऑफ कैंडिडेट, जब इनकी डिटेल की बात की जाएगी तो उसमें यह भी होना चाहिए कि उनका नेचर क्या था, क्राइम का, मर्डर था, रेप था, या एक नॉर्मल सा कोई छोटा सा चार्ज था, या चार्ज फ्रेम हुए थे या नहीं हुए थे, वो सारा उसने वहां पर अपलोड करना पड़ेगा। इसका कारण ये था कि जब पब्लिक जो है अपना वोट देगी तो उससे पहले उसको माइंड में एक बात आनी चाहिए कि जिसको आप वोट कर रहे हो उसका बैकग्राउंड कैसा है। जब तक पब्लिक को इस चीज का पता ही नहीं होगा, पब्लिक अनअवेयर रहेगी, तो कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम पीएम केयर्स। हमने देखा कोरोना के इस काल में और लॉकडाउन के इस काल में क्या हुआ कि जब फंड्स की रिक्वायरमेंट की बात आई, रुपयों की डिमांड होने लगी, तो पीएम केयर्स नाम से एक अकाउंट बनाया गया और वहां पर रुपया जमा होने लगा। सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने एक केस फाइल रिट फाइल की और ये कहा कि जो रुपया पीएम केयर में जा रहा है उसको जो एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में ट्रांसफर कर दीजिए। तो जो अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह के जो बेंच है उन्होंने कहा, तो कोर्ट ने वाइल रिफ्यूजिंग टू डायरेक्ट ट्रांसफर जो है पीएम केयर्स के फंड को इसमें नहीं करा और कहा कि देयर इज नो स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन, कोई भी ऐसी कानूनी रुकावट नहीं है कि यूनियन ऑफ इंडिया जो है एनडीआरएफ को जो है कोविड-19 के असिस्टेंस के लिए वो फंड जो प्रोवाइड करे इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस इशू की गई थी एनडीआरएफ की। कोर्ट ने दोबारा से ये कहा कि कोई भी स्टैट्यूटरी जब तक प्रोहिबिशन नहीं होगा, किसी भी व्यक्ति पर भी तो ये नहीं कहा गया कि वो जो है स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन है कि उसको कुछ रुपया जो है एनडीआरएफ में डालना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो पीएम केयर का जो फंड उसमें कलेक्ट हुआ है वो जो है एनडीआरएफ में ट्रांसफर किया जाए। नेक्स्ट है, बेंगलोर क्लब नॉट लाइबल टू पे वेल्थ टैक्स। बेंगलोर क्लब क्या है? एक ऐसा क्लब है जहां पर कुछ एक मेंबर्स हैं, वो फ्रेंड्स कह सकते हो, रिलेटिव्स कह सकते हो, वो इकट्ठे होकर एक क्लब चलाते हैं, तो उसको जो है उसकी जो लाइबिलिटी नहीं बनती वेल्थ टैक्स में, क्योंकि वहां पर वो बिजनेस प्रॉफिट के लिए कोई एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैसर बेंगलोर क्लब वर्सेस द कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स एंड अदर्स, रोहिंटन फाली नरीमन, नवीन चिन्ना और इंदिरा बनर्जी के बेंच ने कहा कि बेंगलोर क्लब जो है लाइबल नहीं है वेल्थ टैक्स देने के लिए अंदर वेल्थ टैक्स एक्ट में, क्योंकि सेक्शन 21 डबल कैपिटल ए ऑफ वेल्थ टैक्स एक्ट टू बी अट्रैक्ट ग्रुप ऑफ पीपल, कब जब वो इकट्ठे होंगे तो उनका पर्पस होना चाहिए कि वो बिजनेस कर रहे हैं, वो प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। यहाँ पर इस बेंगलोर क्लब का ऐसा कोई पर्पस नहीं था। कुछ एक लोगों ने मिलकर एक क्लब बना लिया कि हम इवनिंग में वहां कलेक्ट होंगे, वहां जो चाय पानी का अरेंजमेंट भी वो अपने पैसों से करते थे, तो एक तरीके से कोई भी बिजनेस पर्पस नहीं था, तो इसलिए वो लायबल नहीं होगा वेल्थ टैक्स पे करने के लिए। नेक्स्ट एक और लैंडमार्क जजमेंट निकल के आया है, शेयर होल्ड हाउस होल्ड, शेयर्ड हाउस होल्ड आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो कुछ एक स्पेलिंग जो ये मिस्टेक है, तो ये जो यहाँ पर कट रहेगा, ये वाली चीज इसमें नहीं आएगी। शेयर्ड हाउस होल्ड की बात हो रही है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत, डज नॉट ओनली मीन इन हाउस होल्ड ऑफ द ज्वाइंट फैमिली। इसमें जरूरी नहीं है कि ज्वाइंट फैमिली का ही हाउस काउंट होगा, बल्कि हस्बैंड जिस भी फैमिली में जहां भी वो रह रहा है, अगर वो एक मेंबर है तो वहां भी उसको काउंट किया जाएगा। इससे पहले जो है एस बत्रा वर्सेस तरुण बत्रा के केस में ये बात कही गई थी कि जो है सिर्फ ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी को ही, ज्वाइंट फैमिली में जहां हस्बैंड मेंबर है वहीं पर शेयर हाउस होल्ड माना जा सकता है, लेकिन सतीश चंद्र आहूजा के इस केस में उस केस को ओवररूल कर दिया। अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह के बेंच ने कहा कि जो टर्म है शेयर्ड हाउस होल्ड अंडर सेक्शन 2S डज नॉट, कहा इसका ये मतलब नहीं है कि एक ज्वाइंट फैमिली ही उसमें इंक्लूड होगी। अगर हस्बैंड मान लो कहीं और रह रहा है और अपना हाउस शेयर कर रहा है तो वो भी उसके अंदर काउंट माना जाएगा। इंस्टेड इसकी बजाय इसका मतलब ये है कि द हाउस होल्ड बिलोंगिंग टू एनी रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड के किसी भी रिश्तेदार जहां पर वो इकट्ठे साथ रहे थे लिविंग डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, तो वो भी शेयर्ड हाउस होल्ड माना जाएगा।
नेक्स्ट जजमेंट है डॉटर्स बिकम इक्वल को पार्टनर्स एट बर्थ। बेटियां जो है जन्म के समय से ही इक्वल को पार्टनर बन जाएंगी। जो इक्वल को पार्टनर की जब बात आती है, को पार्टनर की जब बात आता है, इसका मतलब होता है जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जब उसका जन्म चाहे 2005 से पहले भी हुआ है, अमेंडमेंट जो एक्ट आया था 2005 का हिंदू सक्सेशन एक्ट का, अगर उससे पहले भी किसी का जन्म हुआ तो भी वो इक्वल को पार्टनर बन जाएगी। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा एंड अदर्स के केस में अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नजीर एंड MR शाह के बेंच ने कहा डॉटर्स हैव इक्वल राइट्स, को पार्टनर बाय बर्थ हो जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि उसका फादर जो है लिविंग था, जिंदा था जब ये अमेंडमेंट आया या नहीं आया। जजमेंट में ये बात कही गई कि द कन्फरल ऑफ द राइट बाय बर्थ एंड द राइट आर गिवन इन द सेम मैनर। तो कह रहा है कि जब सेम मैनर में वो उसके राइट होंगे तो उसको जो है को पार्टनर की तरह ट्रीट किए जाएंगे, तो उसके साथ साथ ड्यूटी भी अराइज हो जाएंगी। टू एंश्योर दैट द डिसीजन डज नॉट लीड टू रीओपनिंग ऑफ अर्लियर फैमिली सेटलमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले जो सेटलमेंट कुछ हो चुका है, जिसके लिए पहले डिग्री आ चुकी है, तो उसको भी आप रीओपन करवा दो, उसको आप रीओपन नहीं करवा सकते। बट द अपेक्स कोर्ट ने ये बात कही कि जो रजिस्टर्ड सेटलमेंट है, पार्टीशन शूट है, जो 20 दिसंबर 2004 से पहले का था, उसको जो है रीओपन नहीं किया जाएगा। ये बात इसमें कह दी गई है कि बेटियों को इक्वल राइट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, लेकिन अगर पहले से कोई डिग्री पास या कोई रजिस्टर्ड डिग्री हो चुकी है या पार्टीशन हो चुका है तो उसमें आप जो रीओपन नहीं करवा सकते अगर वो 20 दिसंबर 2004 से पहले हुआ था, क्योंकि 20 दिसंबर 2004 से ही हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 लागू किया गया है। नेक्स्ट है डॉटर इन लॉज राइट टू रेजिडेंस अंडर डीवी एक्ट और वर्सेस राइट ऑफ द इन-लॉज टू सीक एविक्शन अंडर सीनियर सिटीजन एक्ट। तो क्या है कि जैसे डॉटर्स का राइट है, सॉरी डॉटर इन लॉज का राइट है डीवी एक्ट के तहत कि वो जो अपने ससुराल के घर में वो रह सकती है, उसका राइट है। लेकिन अगर कोई बहू अपने ससुर को, सास को तंग कर रही है और सास ससुर उसको एविक्ट करना चाहे, घर से निकालना चाहे सिटीजन एक्ट के तहत, तो क्या वो कर सकते हैं? तो इसके रिगार्डिंग एस वनिता वर्सेस डिप्टी कमिश्नर बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट में एक लैंडमार्क जजमेंट निकल के आया। DY चंद्रचूड़, इंदु मल्होत्रा, इंदिरा बनर्जी ने की जो पीठ थी, उन्होंने जजमेंट दिया that the maintenance and welfare of parents or senior citizen act no overriding effect over the right of residence of a woman, कि उसका कोई भी ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं होगा अगर राइट ऑफ रेजिडेंस का वुमन को राइट है उसमें शेयर हाउस होल्ड में। इट वॉज ऑल्सो स्टेटेड दैट, ये बात भी कही गई that the tribunal under the senior citizen act may have the authority in order to eviction, की अथॉरिटी है उनके पास, ट्रिब्यूनल के पास, कि वो एविक्शन कर सकती है, उनको घर से बाहर निकाल सकती है if it is necessary and expedient to ensure the maintenance और protection। अगर मान लो सीनियर सिटीजन की मेंटेनेंस के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए ये जरूरी हो तो डबल मीनिंग निकाल दिया इसमें। बहू को राइट भी दे दिया कि उसका शेयर का राइट है वहां पर, बट अगर मान लो वो बुजुर्गों के लिए दिक्कतें क्रिएट कर रही है, उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ढंग से संभाल नहीं रही है, उनकी केयर नहीं कर रहे हैं, उनको जान का भी डर रहता है, तो वो उस टाइम पे जो ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, जो रेमेडी सीनियर सिटीजन एक्ट है, उसको कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड, तो उसको इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा कि जो प्रोटेक्शन है और डीवी एक्ट की जो है वो फाइनल मानी जाएगी। कहने का मतलब है कि कोई बहू जो है अपने ससुराल वालों को तंग कर रही है, सास ससुर को तंग करिए, टॉर्चर करिए, तो उस मामले में अगर ट्रिब्यूनल चाहे तो उसको एविक्ट करवा सकती है। नेक्स्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट अलाउ सर्विस थ्रू इंस्टेंट टेली मैसेंजर सर्विस लाइक व्हाट्सएप, ईमेल एंड फैक्स। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के सर्विस को अलाउ कर दिया। इन रिकॉग्निजेंस फॉर एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि जो सम्मन है और जो नोटिस है वो ईमेल, फैक्स और इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे कि व्हाट्सएप द्वारा आप दिया जो कोविड-19 के पेंडेमिक में भेज सकते हो। द ऑर्डर वाज पास्ड व्हाइल हियरिंग ए सो मोटो केस। ऑर्डर पास किया गया एक सो मोटो केस को हियर करते हुए ऑन एक्सटेंडिंग लिमिटेशन ऑफ स्टेट्यूज ड्यू टू कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन के इस मामले में। सिमिलरली इन री गाइडलाइंस फॉर कोर्ट फंक्शनिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, इस केस में भी द अपेक्स कोर्ट ने अप्रैल में इश्यू कर दिया था वॉल्यूमिनियस डायरेक्शन कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है पूरे के पूरे देश में लागू होनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट केस है हमारा प्रशांत भूषण ने जो S.A. बोबडे चीफ जस्टिस के अगेंस्ट कुछ कमेंट किया था, तो प्रशांत भूषण को उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए क्या माना गया, दोषी माना गया है। इन री प्रशांत भूषण एंड अदर के केस में द बेंच हेडेड बाय अरुण मिश्रा, V.R. गवई, कृष्णा मुरारी found that advocate Prashant Bhushan guilty of contempt of court for his tweet criticizing Chief Justice of India S.A. बोबडे। जब S.A. बोबडे जो है वो बाइक पर 50 लाख की मोटरसाइकिल पर राइड कर रहे थे, उस मामले में प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया था कि जून 29 को ट्वीट किया गया था जिसमें CJI बोबडे की एक फोटो थी जो एक मोटर बाइक पर बैठे थे।
ट्वीट में कहा गया कि सीजीआई राइड्स ए 50 लाख मोटरसाइकिल बिलोंगिंग टू बीजेपी लीडर, कि बीजेपी लीडर है और उसके मोटरसाइकिल को वो राजभवन में उस पर राइड कर रहे हैं विदाउट ए मास्क, बिना किसी मास्क और हेलमेट के, एट ए टाइम, ऐसे समय पर व्हेन ही कीप्स द सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन, जब सुप्रीम कोर्ट जो है लॉकडाउन मोड में है और वो सिटीजन के फंडामेंटल राइट को भी डिनाई कर रहे हैं। इससे पहले भी भूषण ने एक अनदर ट्वीट पोस्ट किया था जब ये कहा गया था कि अगर हम हिस्टोरियन फ्यूचर में देखें लास्ट 6 साल पहले, तो हमारी डेमोक्रेसी जो है वो एक हैज बीन डिस्ट्रॉयड इन इंडिया इवन विदाउट अ फॉर्मल इमरजेंसी, के बिना ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है। दे विल पार्टिकुलरली मार्क द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के रोल पर जो है उन्होंने क्वेश्चन अराइज किए थे। कोर्ट ने ये कहा कि द स्क्रिलियस एलिगेशन, जो ये बिना किसी मतलब के जो आरोप हैं, जो झूठे हैं नेचर में, एंड हैव द टेंडेंसी टू सेकेंडलाइज द कोर्ट, जो जिसका हमेशा प्रवृत्ति रही है कि उन्होंने हमेशा ही कोर्ट को जो है एक तरीके से क्रिटिसाइज किया है, सेकेंडलाइज किया, उनको किसी न किसी मामले में फंसाने का प्रयास किया है, जो पिछले 30 सालों से एक लॉयर है। इन अवर कंसिडर्ड व्यू, हमारे विचार में, इट कैन नॉट बी सेड दैट, ये नहीं कहा जा सकता दैट द अबव ट्वीट कैन बी सेड टू बी फेयर क्रिटिसिज्म, ये नहीं कहा जाता ये जो ट्वीट है एक बिल्कुल सही एक आलोचना थी। तो कोर्ट ने हालांकि ₹1 जुर्माना जो दिया है। नेक्स्ट जजमेंट है, दिस इज द लास्ट जजमेंट ऑफ ओवर सीरीज सो मोटो कॉग्निजेंस ऑफ कोविड-19 माइग्रेंट, जो कोविड-19 के मामले में जब लॉकडाउन हुआ था, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे जो जा रहे थे उस क्राइसिस के रिगार्डिंग जो सो मोटो एक्शन लिया गया था। जब सो मोटो एक्शन होता है उसी में इन री करके प्रॉब्लम लिखी केस का नाम लिखा जाता है, इन री प्रॉब्लम्स एंड माइजरीज ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स एमिड द कोविड-19 पेंडेमिक के बीच में द बेंच हेडेड बाय अशोक भूषण, संजय किशन कौल, एम आर शाह took so moto cognizance of the problem faced by migrant laborers who have been stranded in different parts of country में जो भटक रहे थे। सोलिसिटर जनरल से पूछा गया कि कोर्ट ने क्यों स्टेप टेकन, किस प्रकार के जो है स्टेप जो है कोर्ट ले रही है उसका ब्यौरा दिया जाए। तो ऑन अ लेटर डेट ऑफ हियरिंग, उसके बाद एक डेट पड़ी, हियरिंग हुई, द कोर्ट ने साफ कह दिया कि एज पर इट्स प्रीवियस ऑर्डर, पुराने ऑर्डर के साथ साथ माइग्रेंट वर्कर जो भटक रहे हैं अमिड द कोविड-19 पेंडेमिक, उनको मैंडेटरीली कंपल्सरली उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाए ताकि वो 15 दिन के अंदर अंदर उनको फैसिलिटी मिले और अपने घर जा सकें। तो ये हो गए हमारे 2020 के लैंडमार्क जजमेंट्स। अगर आपको लगता है कि इनके अलावा भी कुछ एक जजमेंट्स रह गए हैं जो लैंडमार्क हैं, तो आप जो है प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और मुझे सजेशन भी दीजिए कि मैं अपने आप में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकती हूँ और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट देने का मैं कैसे प्रयास कर सकती हूँ। आप रिवीजन भी करते रहिए और शॉर्ट नोट्स भी बनाइए जो फाइनल एग्जाम के टाइम पर आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।